क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए यहाँ बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब करंट ईयर में ना तो शेयर इशू किए हैं और ना ही इनका बायबैक किया है। रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस माइनस का 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। तो यहाँ से हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके 1 लाख माइनस का 25,000 करके हमें प्रॉफिट करंट ईयर का पता चलेगा 1,25,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है डिबेंचर। और आप देख रहे हैं जो डिबेंचर है वो पहले 1,50,000 के थे, अब 2,50,000 के हो गए। इसका मतलब करंट ईयर में डिबेंचर इशू किए हैं। और कब इशू किए हैं ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 31 मार्च 2017 में इशू किए हैं, मतलब ईयर के एंड में इशू किए हैं। इससे देखिए हमें ये पता चल गया कि हमें जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है वो केवल 1,50,000 पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट ईयर में डिबेंचर इशू किए हैं वो ईयर के एंड में किए हैं, तो उन पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना, केवल 1,50,000 पे देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। करंट लायबिलिटी में आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। इसका हम अकाउंट बनाएंगे और पता करेंगे कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है और पे किया है। इसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड या पे किया है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो टैक्स पेड होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैक्स प्रोवाइडेड होगा। अब आगे आते हैं एसेट साइड में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 4,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। लेकिन हमें नोट टू अकाउंट में इसका बैलेंस दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया है कि कोई मशीनरी बेची है या कोई मशीनरी खरीदी है, तो हमें मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मशीन खरीदी है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने से इंक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। केवल अकाउंट बनाने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीन के बेचने की इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट इंक्रीज होती है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। देखिए जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। लोन देना या एडवांस देना ये एक इन्वेस्टिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कंपनी ने अपने सप्लायर्स को या किसी और व्यक्ति को लोन या एडवांस दिया है, तो ये एडवांस देना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो आप इसमें होने वाले चेंज को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे, इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है। उस नोट में हमें क्या क्या प्लस माइनस करना है वो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस। तो प्रॉफिट एज पर सरप्लस देख लेते हैं कि उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। देखिए सरप्लस का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया है माइनस का 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख रुपए। तो हम 1 लाख में से मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। तो करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो 1 लाख हमारा करंट ईयर का बैलेंस है और प्रीवियस ईयर में ये बैलेंस था माइनस का 25,000। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट एज पर सरप्लस आ गया 1,25,000। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीजें प्लस करनी है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में केवल डिविडेंड के बारे में बताया गया है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17। तो जो इस साल प्रपोज किया है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पिछले साल प्रपोज किया था वो ही इस साल के लिए फाइनल डिविडेंड है। उसी का इस साल प्रोविजन किया गया होगा और पे किया गया होगा। तो पिछले साल कितना डिविडेंड प्रपोज किया गया था, 50,000 रुपए, उसी को हमने इस साल पे किया होगा, कंपनी ने पे किया होगा। तो हम प्लस कर देंगे फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर होता है। एक तो ये हो गया। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही चीज है, सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर में प्रोवाइडेड टैक्स होगा, क्योंकि नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में
करंट ईयर में प्रोवाइडेड या करंट ईयर में पेड टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये पेड है और ये प्रोवाइडेड है। तो 1,25,000 करंट ईयर में टैक्स प्रोवाइड किया गया है, उसे हम प्लस कर देंगे। तो यहां से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 3 लाख रुपए। अब ये देखिए नोट का काम खत्म हो चुका है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने निकाला है 3 लाख रुपए। अब हमें इसमें क्या क्या ऐड करना होता है। देखिए हमें इसमें ऐड करने होते हैं जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं। और जनरली कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। जनरली आपके एग्जाम में यही चीजें आती हैं। तो हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना कितना है। तो डेप्रिसिएशन कहां से पता चलेगा? आपको जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है यहां से पता चलेगा। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 75,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 1,37,500, मतलब 62,500 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इस साल 62,500 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, क्योंकि कोई मशीन तो बेची नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से कुछ भी मशीनरी के अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो 62,500 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरी चीज एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन के लिए चाहिए होता है इंटेंजिबल एसेट, और आप देखिए नॉन करंट एसेट में कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, और बोरोइंग देख लीजिए यहां पर है डिवेंचर, जो कि ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख। तो इंटरेस्ट 10% देना है, किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? तो देखिए ये हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग पे। क्यों? क्योंकि जो फर्दर 1 लाख के डिवेंचर इस साल इश्यू हुए हैं वो ईयर के एंड में इश्यू हुए हैं, तो जो इस साल डिवेंचर इश्यू हुए हैं उन पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, केवल ओपनिंग बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट देना है 1.5 लाख का 10% 15,000। इसके अलावा आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। किसी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो केवल ये 2 ही चीजें हुई। एक हुआ डेप्रिसिएशन 62,500 और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000 रुपए। इसके बाद माइनस क्या होता है? माइनस होता है डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ना तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, ना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ना कोई रेंटल इनकम है। ये चीजें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाती हैं। तो जब कुछ नहीं है तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 3,37,500। इसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं। तो देखिए प्लस क्या करते हैं? प्लस करते हैं हम डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। माइनस क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए करंट लायबिलिटी में क्या है? एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म बोरोइंग को तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसको हम इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में आपका एक ट्रेड रिसीवेबल है जो कि इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपये से, इसे हम माइनस करेंगे। ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है, इसे हम यहाँ पर प्लस माइनस ना करके इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि लोन या एडवांस देना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो केवल एक ही चीज है, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो रहे थे 50,000 रुपये से, इसे हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3,27,500। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये अभी नेट आंसर नहीं है, क्योंकि अभी टैक्स पे नहीं किया, तो इसे हम लिखेंगे बिफोर टैक्स। इसमें से अब हम लेस करेंगे टैक्स पेड। तो देखिए टैक्स कितना पे किया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैक्स प्रोवाइडेड है और जो ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड है। तो 75,000 रुपीज टैक्स पे किया गया है, ये हम माइनस कर देंगे और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 2,52,500। ये प्लस में आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या देखना होता है? पहले तो हम नॉन करंट एसेट को देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या दिया है? देखिए नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है,
जिसका आपको नीचे नोट टू अकाउंट दिया गया है, जिसमें एक मशीन है जो कि पहले ओपनिंग बैलेंस 5,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस 7,37,500, मतलब मशीनरी इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज कैसे होगी, हमने परचेज की होगी, सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए हमने मशीनरी अकाउंट बनाया नहीं है। और यहाँ इंक्रीज हो रही है 2,12,500 रुपये से मशीनरी, इसका मतलब इतने की मशीनरी खरीदी गई है। इसके अलावा आपका नॉन करंट एसेट में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपए लोन और दिया गया है इस साल में। तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में दिखाइए। तो एक तो मशीन परचेज की है 2,12,500 रुपये, और दूसरा जो शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज हुआ है वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से टोटल 3,12,500 रुपये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक और एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 ही चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो आप देखिए शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ है, ना इशू किया है, और ना अगर प्रेफरेंस शेयर होता है तो रिडीम भी करते हैं, और इक्विटी शेयर कम होता है तो वो बायबैक कहलाता है। लेकिन यहाँ शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर हैं जो कि इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए गए हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब और भी बोरो किया गया है। तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। तो एक तो हमारा डिवेंचर इशू हो रहे हैं 1 लाख रुपए के, ये हमारा इनफ्लो है। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है ये भी हमारा इनफ्लो है। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना, ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है। तो देखिए डिविडेंड जो हमने यहाँ पर प्लस किया था, फाइनल डिविडेंड 50,000 रुपये, ये वाला यहाँ पर आउटफ्लो होगा और माइनस में आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे हमने प्लस किया था वो भी यहाँ पर माइनस होगा। तो ये 2 चीजें यहाँ पर माइनस होगी, एक तो इंटरेस्ट पेड और एक फाइनल डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पे किया है 15,000 रुपये, ये आउटफ्लो है, और जो डिविडेंड पे किया है 50,000 वो भी आउटफ्लो है। तो इस तरीके से हमारा नेट आंसर यहाँ पर आ रहा है 85,000 प्लस में। तो ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमें नेट आंसर निकालना है। नेट आंसर के लिए हमें A प्लस B प्लस C तीनों को हमें प्लस करना है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसका आंसर है 2,52,500 प्लस का, इन्वेस्टिंग का 3,12,500 माइनस है तो इसे हम माइनस करेंगे, और फाइनेंसिंग का 85,000 प्लस है तो इसे प्लस करेंगे, और नेट हम आंसर निकालेंगे तो नेट आ रहा है 25,000 रुपये प्लस में। तो ये हो गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब देखिए यहाँ से हमारा फाइनल भी हो जाएगा कि आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए हमें देखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। तो देखिए जो इंक्रीज हुआ है उसमें हम अगर ओपनिंग बैलेंस जोड़ दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो क्लोजिंग आ जाना चाहिए। तो देखिए 25 और 25 50,000 हो गया, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने कंप्लीटली सही किया है। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनल लिमिटेड। तो देखिए बैलेंस शीट दी है, पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 21। तो जो 22 में प्रपोज्ड है 60,000, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो 21 में प्रपोज्ड है वो इस साल के लिए फाइनल डिविडेंड है। A machine costing 50,000, depreciation provided thereon 30,000 was sold for 10,000। तो एक मशीन है 50,000 की, इस पर 30,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, इसका मतलब इसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई 20,000 रुपये। इसको बेचा गया है 10,000 रुपये में। डेप्रिसिएशन इस साल लगाया गया है 20,000 रुपये, इंटरिम डिविडेंड 20,000, और इनकम टैक्स पे हुआ है इस साल में 35,000। तो अब हम बढ़ते हैं पूरी बैलेंस शीट। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का आपको यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट दिया है कि शेयर कैपिटल में 2 चीजें हैं। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 4 से 5 हो गया, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। और देखिए यहाँ पर जो 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है
ओपनिंग बैलेंस निल है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है। इसका मतलब करंट ईयर में जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो 10,000 के प्रीमियम पे इशू हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 1.5 लाख से 1 लाख के हो गए, इसका मतलब ये रिडीम हुए हैं। 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 30,000 पे करंट ईयर में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं। और सरप्लस का बैलेंस 30,000 से 48,000 हो गया, इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 18,000 रुपीज। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिया है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद प्लस माइनस करते हैं करंट एसेट, तो वहां करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि इनकम टैक्स 35,000 इस साल पे किया है। तो हमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां से पता चलेगा कि इस साल कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है, प्रोविजन किया गया है। इसके बाद आपको नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,70,000 है। तो इसके बारे में आपको नीचे भी बताया गया है कि एक मशीन हमने इस साल बेची है, तो हमें एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से हमें पता चलेगा कि इस साल कितने का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया गया है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है और ये कम हो रही है, इसका मतलब ये अमोर्टाइज हुई है। करंट इन्वेस्टमेंट, इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मानते हैं। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम ऑपरेटिंग इक्विटी में करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी ऑपरेटिंग इक्विटी में आता है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है। तो देखिए नोट में हमें क्या क्या प्लस माइनस करना है। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस, तो वो लिख लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस के लिए हमें देखना पड़ेगा सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग। तो क्लोजिंग 48,000, ओपनिंग 30,000, तो करंट ईयर मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें प्रॉफिट पता चलेगा 18,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, हमें बिफोर टैक्स चाहिए। तो जो जो एडजस्टमेंट और एप्रोप्रिएशन इसमें हो चुके हैं उन्हें हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्लस करना है। एक तो डिविडेंड जो कि प्रपोज किया है प्रीवियस ईयर में, वो प्लस होगा। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि पिछले साल 50,000 का डिविडेंड प्रपोज किया गया था, तो उसे हम फाइनल डिविडेंड के नाम से ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड। तो आपको क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी दिया गया है 20,000 रुपए, तो इसे हम प्लस कर देंगे। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, तो देखिए यहां पर जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 40 और क्लोजिंग है 70, इसका मतलब करंट ईयर में जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन है, इसे हम प्लस करेंगे। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए हमें यहाँ पर इस साल कितना प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए ये नहीं बताया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 40, क्लोजिंग दिया है 50 और टैक्स पेड है 35,000। तो यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, और जो टैक्स पेड है वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डीआर होता है टू बैंक के नाम से। ये पेड है इस साल 35,000। अब हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि इस साल कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है, मतलब कितने टैक्स के लिए प्रोविजन किया गया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर में हमारा अमाउंट आ रहा है 45,000। तो करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000, तो ये हम प्लस कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड लॉस क्वेश्चन में नहीं दिया है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन नहीं दिया है। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,63,000। तो देखिए ये नोट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने निकाला है 1,63,000। इसके बाद हम यहाँ पर क्या क्या प्लस करते हैं ये देख लेते हैं। हमें यहाँ प्लस करना होता है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। जनरली ये चीजें प्लस होती हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। तो करंट ईयर में 20,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, तो ये हम प्लस कर देंगे। इसके अलावा एमोर्टाइजेशन, तो एमोर्टाइजेशन के लिए आपको क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट दी होगी तभी लिखा जाएगा।
और वो अगर कम हो रही हो, तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में आपको एक गुडविल दी गई है जो कि 1,15,000 से 90,000 हो गई। इसका मतलब 25,000 से गुडविल एमोटाइज हुई है। इसके अलावा आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के लिए आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं आएगा। और एक और चीज आती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो एक यहाँ पर आप देखिए मशीन को बेचा गया है, तो उसके लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं मशीनरी का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जिसमें कि मशीनरी भी इंक्लूड होती है। तो वहां से हमें बाकी की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि करंट ईयर में कितने का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जो कि आपको दिया हुआ है 2,80,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 3,70,000 रुपए। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000 और इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है 30,000। देखिए ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, इसे हमें मशीनरी अकाउंट में, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट में सीआर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। तो जो एसेट है यहाँ पर वो ऑलरेडी रिटन डाउन वैल्यू पर है, तो इस वजह से जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो ऑलरेडी एसेट अकाउंट में क्रेडिटेड है। तो इसको आपको 30,000 रुपए को इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सीआर नहीं करना है। तो आप देख लीजिए जो एसेट बेची गई है उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी। एसेट की कॉस्ट है 50,000 और इस पर डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 30,000, तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू रही 20,000 और इसे बेचा गया है। तो बेचा कितने में गया है? 10,000 रुपए में। तो बाय बैंक लिखेंगे 10,000 और आप देखिए 20,000 की इसकी रिटन डाउन वैल्यू है और बेचा है 10,000 में, इसका मतलब लॉस हो रहा है 10,000। ये P&L में डीआर किया गया होगा। और इन मशीनों पर इस साल, पूरी प्रॉपर्टी प्लांट पर इस साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है 20,000 रुपए। अब यहां से हमें डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है? वो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो इस साल परचेज किए हैं, ये हमें मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में और ये आ रहा है 1,30,000। इस अमाउंट की जरूरत हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पड़ेगी। तो अभी से हमने ये बना लिया है और अब हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो लॉस हमें हुआ था 10,000 रुपए। तो इसके बाद और क्या इसमें माइनस होता है? वो होता है डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, किसी एसेट को या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर कोई गेन नहीं हुआ है, डिविडेंड रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहां से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 2,18,000 रुपए। इसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। तो पहले करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो देखिए करंट लायबिलिटी में एक है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। करंट एसेट में आप देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो केवल दो ही चीजें हैं, एक है ट्रेड पेबल जो कि इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे, 34,000 से इंक्रीज हुआ है, और एक है इन्वेंट्री जो कि इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 82,000 से, इसे माइनस किया जाएगा। वैसे करने के बाद आ गया हमारा 1,70,000। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये अभी नेट आंसर नहीं है, ये बिफोर टैक्स है। इसमें से टैक्स पेड माइनस किया जाएगा। आप देखिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, उसमें भी लिखा था टैक्स कितना पे किया है इस साल, 35,000। तो ये माइनस हो जाएगा और हमारा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 1,35,000 जो कि प्लस में है। तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी ए मतलब पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या देखना होता है? पहले तो नॉन करंट एसेट और फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस अगर होगा तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस करंट एसेट में नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसमें एक, तो उसको तो हम अकाउंट बना चुके हैं, वहां से देख लेंगे। और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल था जो कि राइट ऑफ हुआ है, इसमें कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपने देखा हमने मशीन बेची थी एक तो 10,000 रुपए की, ये इनफ्लो है, और ये परचेज किया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,30,000, ये आउटफ्लो है। तो प्रॉपर्टी प्लांट
परचेज किया है 1,30,000 रुपये का, ये हमारा आउटफ्लो है। और जो मशीनरी जो कि प्रॉपर्टी प्लांट में इंक्लूड है वो सेल की है 10,000 रुपये में, ये हमारा इनफ्लो है, तो इसे प्लस किया जाएगा। तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 1,20,000 माइनस में 1,30,000 आउटफ्लो है और 10,000 इनफ्लो है। तो नेट 1,20,000 का आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब एक और एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसे करेंगे। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें केवल शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना है। तो शेयर कैपिटल में देखिए आपको 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो इक्विटी शेयर जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और एक और चीज यहाँ पर इक्विटी शेयर 10,000 के प्रीमियम पे इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में दी नहीं है। इसके अलावा यहाँ आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो इंटरेस्ट तो खैर यहाँ पे जब बोरोइंग नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो करते हैं सबसे पहले जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। तो आप देखिए इक्विटी शेयर 1 लाख की फेस वैल्यू के इशू किए हैं 10,000 के प्रीमियम पर। तो इसका मतलब कितना पैसा आ रहा है, 1,10,000। ये तो हो गया इनफ्लो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन की। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं 50,000 के। अब ये तो नहीं बताया कि प्रीमियम पे हुए हैं, तो हम एट पार मानेंगे, ये आउटफ्लो है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं, और डिविडेंड पे किया है, फाइनल डिविडेंड भी है और इंटरिम डिविडेंड भी है। फाइनल डिविडेंड देखिए यहाँ पे हमने जो नोट में प्लस किया था, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये हम फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। तो फाइनल डिविडेंड पे किया है 50,000 रुपये और इंटरिम डिविडेंड पे किया है 20,000 रुपये। तो ये हमारे आउटफ्लो हैं। अब यहाँ से हमारा नेट आंसर आ रहा है 10,000 रुपये माइनस का मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर हमें नेट इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना है। तो नेट आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। तीनों एक्टिविटीज में जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है उसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो ए बी सी तीनों एक्टिविटीज। तो ए का आंसर है 1,35,000 प्लस, बी का आंसर है 1,20,000 माइनस, और सी का आंसर है 10,000 रुपये माइनस। तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 5,000 रुपये प्लस मतलब इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये 5,000 है। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या दिया है। तो ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 15 और 81, ये हो गया 96। और क्लोजिंग बैलेंस है 1,01,000, 10,000 और 91,000। तो यहाँ हम देखते हैं 96,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 5,000 प्लस 96,000, तो ये आ रहा है 1,01,000 जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है।